नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त देश में कोरोना कितना खतरनाक हो चुका है और उसकी रफ्तार कैसे बढ़ रही है, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दी गई। अगले 2 महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी पूरी जानकारी और हर डिटेल उन्हें दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की। सीनियर मिनिस्टर्स और अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा हालात और महामारी को हराने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मीटिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर एक बार फिर बात करेंगे। 88 दिनों में ये छठी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ऐसे में सबके मन में सवाल होगा कि क्या कोरोना को हराने के लिए मोदी का अगला प्लान तैयार है? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में नया ऑर्डर आने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधी बात करेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को आगे का रोड मैप समझाएंगे। बंगाल में कोरोना पर ब्रेक का फॉर्मूला ममता बनर्जी को देंगे। प्रधानमंत्री की हॉटलाइन पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सब होंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 मुख्यमंत्री मौत का बढ़ता आंकड़ा रोक पाएंगे? क्या 17 मई को बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर टीवी पर आएंगे? लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक का फेज 1 चल रहा है। कोरोना मरीज 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मौत का आंकड़ा करीब 9,000 के पास है। अब जिंदगी बचाने की लड़ाई है। इस निर्णायक युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी प्लान बी को एक्टिव करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी से पूरे देश को उम्मीद है। क्या दिल्ली मुंबई पर प्रधानमंत्री बहुत बड़ी खबर देंगे? होमवर्क पूरा, रिपोर्ट तैयार, बस 91 घंटे का इंतजार। क्या जान बचा पाएंगे प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्री? हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 3 लाख कोरोना मरीज, ये संख्या डराती तो है, लेकिन सबसे भयावह है हर दिन बढ़ते मौत के आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना से मरने वाले 70% लोग सिर्फ 2 राज्यों में रहते थे। दिल्ली ने डेटा रिलीज किया तो 129 लोगों की मौत की खबर मिली। इसके बाद महाराष्ट्र में 113 मरीजों की जान गई। यानी सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 242 लोगों की मौत हुई है। साफ शब्दों में कहें तो पूरे हिंदुस्तान में जान की गारंटी मिलती है, लेकिन दिल्ली और मुंबई शहर में जिंदगी बचाना मुश्किल हो रही है। मुसीबत की घड़ी में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा टास्क है मृत्यु के आंकड़ों पर काबू पाना। आप सोचेंगे कि 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की क्या बात होगी, तो इसे नरेंद्र मोदी के होमवर्क से समझिए। देश के 15 शहरों में कोरोना पर ब्रेक का प्लान। 15 शहरों में देश के टोटल मरीजों में 63% मरीज। फुल तैयारी के लिए केंद्र ने डेडलाइन फिक्स कर दी। राज्यों को आईसीयू बेड और वेंटिलेटर तैयार रखने हैं। तैयारी के लिए अगले 50 दिन का रोड मैप दिया गया। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय
सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमण की इस घड़ी में देशवासियों के साथ खड़ा है। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौतीपूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना को हराना है तो देश के किन 15 शहरों में कोरोना की स्पीड पर काबू पाना है? बहुत गौर से सुनिए। ये कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने टॉप 15 शहर हैं। शहर नंबर 1 मुंबई, शहर नंबर 2 दिल्ली, शहर नंबर 3 चेन्नई, शहर नंबर 4 अहमदाबाद, शहर नंबर 5 ठाणे, शहर नंबर 6 पुणे, शहर नंबर 7 इंदौर, शहर नंबर 8 कोलकाता, शहर नंबर 9 गुरुग्राम, शहर नंबर 10 हैदराबाद, शहर नंबर 11 जयपुर, शहर नंबर 12 चेंगलपट्टू, शहर नंबर 13 सूरत, शहर नंबर 14 औरंगाबाद, शहर नंबर 15 जोधपुर। अगर देश भर में कोरोना के आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो हर 100 में से 63 मरीज सिर्फ इन्हीं 15 शहरों से आते हैं। लेकिन टॉप 5 शहर के आंकड़े तो हिला देने वाले हैं। सबसे पहले बात मुंबई की। मुंबई में कुल कोरोना के मामलों में 54.73% यानी महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा कोरोना मरीज सिर्फ मुंबई शहर में रहते हैं। और देश के कुल केसेस के हिसाब से देखें तो मुंबई का प्रतिशत है 18.10%। मतलब करीब करीब भारत का हर 5वां कोरोना मरीज मुंबई वाला है। अगर दिल्ली की बात करें तो देश के कुल केसेस में 12.22% दिल्ली के मरीज हैं। मतलब हिंदुस्तान के कोरोना मरीजों में हर 10वां मरीज दिल्ली वाला है। चेन्नई में बढ़ रहे मामलों की वजह से तमिलनाडु के आंकड़े बढ़े हैं। तमिलनाडु के कुल मरीजों में 71% सिर्फ चेन्नई में है, जबकि देश के कुल कोरोना केस में चेन्नई की हिस्सेदारी है 9.65%। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार तेज है। यही वजह है कि गुजरात के कुल केसेस में 71% मरीज अहमदाबाद से हैं, जबकि देश के कुल कोरोना मरीजों में 5.5% अहमदाबाद का है। मतलब साफ है कि कोरोना मरीजों में हर 20वां कोरोना पेशेंट अहमदाबाद में रहता है। इसी तरह महाराष्ट्र का ठाणे कोरोना वायरस का ठिकाना बना हुआ है। महाराष्ट्र में कुल केस में 16.34% मरीज इसी शहर में है, जबकि देश के कुल मरीजों में इस शहर का प्रतिशत 5.40 है। यहां भी वही कहा जा सकता है, भारत का हर 20वां मरीज ठाणे में रहता है। प्रधानमंत्री के नेक्स्ट एक्शन प्लान का फोकस कोरोना के टॉप शहरों पर होगा। कोरोना से कैसे निपटना है, 30 मुख्यमंत्रियों को क्या नया टास्क देंगे, उससे पहले पीएमओ और एम्पावरमेंट कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में एक एक शहर के कोरोना के ग्रोथ ट्रेंड यानी पिछले 5 दिनों में केसेस का जिक्र है। पूरा ग्राफ है, कोरोना के बढ़ने या घटने की भविष्यवाणी मौजूद है। प्रधानमंत्री को दिखाए गए प्रेजेंटेशन में मुंबई को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो जुलाई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। दिल्ली को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है, जहां स्ट्रेटजी बदलनी होगी, क्योंकि केसेस बढ़ने के साथ साथ मृत्यु भी बढ़ रही है। अगर केस की रफ्तार धीमी नहीं हुई तो जून के आखिरी वक्त तक आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। चेन्नई को भी रेड जोन में रखा गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद को रेड जोन में रखा गया है, क्योंकि पिछले 5 दिन के डेटा से पता चलता है कि कोरोना का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय सपाट हुआ है। लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को दिए गए प्रेजेंटेशन में गुरुग्राम को रेड जोन में रखा गया, क्योंकि अनलॉक के फेज 1 में बहुत तेजी से केस बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री को बताया गया है कि इस वक्त गुरुग्राम में कोरोना का पीक है और इसे कुछ और दिनों तक मॉनिटर करना होगा। अगर केस बढ़ते हैं तो इसे हाई अलर्ट जोन में रखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को सभी शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट बता दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया पर किए गए ऑल इंडिया सर्वे की डिटेल बताई गई। एक्सपर्ट्स की टीम ने आगे की रणनीति के लिए भी सभी विकल्प प्रधानमंत्री को दिए हैं। साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है
उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत के बड़े चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैसले भी लिए हैं। अब 16 और 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से विस्तृत बात करेंगे, विकल्पों पर चर्चा करेंगे, आगे का पूरा रोड मैप तय किया जाएगा। ये रोड मैप कोरोना पर विजय पाने का होगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। प्रधानमंत्री की तैयारी पूरी हो चुकी है, आगे का प्लान रेडी है। अब राज्यों को स्टेप उठाने होंगे और कोरोना को हराने के लिए परफॉर्म करना होगा। मौलाना साद याद है आपको? वो मौलाना जो 2.5 महीने से अंडरग्राउंड है, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी सब ढूंढ रहे हैं। उस मौलाना साद की लोकेशन अनलॉक हो गई। मौलाना साद 75 दिन के बाद पहली बार कैमरे पर दिखाई दिया। पुलिस तो मौलाना तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इंडिया टीवी ने मौलाना को खोज लिया। साद निजामुद्दीन मरकज से मार्च के महीने में बड़ी संख्या में लोगों को जमा कर रहा था, जिससे हजारों में कोरोना संक्रमण के केस मिले थे। अभी ये मत पूछिए कि ये वीडियो कहां का है, कब का है, हमें कैसे मिला। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सीसीटीवी वीडियो देश में कोरोना बम फोड़ने वाले मरकज के चीफ मौलाना साद का है। तबलीगी जमात के मौलाना साद, निजामुद्दीन मरकज के सर्वे सर्वा साद, 2.5 महीने से देश की 3 बड़ी एजेंसियों के रडार पर रहने वाले मौलाना साद। दावा किया जा रहा है कि निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद का यह वीडियो 12 जून का है। 75 दिनों से गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड रह रहे मौलाना उस वक्त कैमरे में कैद हो गए जब वो दिल्ली के जाकिर नगर में मौजूद अबू बकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने गए थे। करीब 2 मिनट के इस सीसीटीवी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 12 सेकंड के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहा ये शख्स मौलाना साद है। साफ साफ दिख रहा है कि उसके हाथ में नीले रंग का झोला है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है। सवाल उठता है कि अगर मौलाना साद दिखता भी है, नजर भी आता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों है? अगर वीडियो में दिख रहा है ये शख्स मौलाना साद ही है, तो वो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर क्यों है? क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन से अलग इस वीडियो की एक इन्वेस्टिगेशन हमने भी की। जमात के सबसे बड़े मौलाना का ये सबसे ताजा वीडियो कितना सच्चा है, इसकी तहकीकात करने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर ज्योति मिश्रा जाकिर नगर में उसी अबू बकर मस्जिद पहुंची जहां दावा किया जा रहा है कि मौलाना साद जुमे की नमाज अदा करने आया था। दिल्ली के जाकिर नगर में मैं इस वक्त इस अबू बकर मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और ये वही मस्जिद है जहां का एक सीसीटीवी वीडियो जो है वो कल जारी किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने ये वीडियो जारी किया और इसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ के कल मौलाना साद जो हैं वो दोपहर में यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कुछ देर के लिए आते हैं, नमाज अदा करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि उस वीडियो में हाथ में एक नीली थैली या नीला कुछ सामान लिए जो शख्स नजर आ रहा है वो मौलाना साद ही हैं। ज्योति मिश्रा जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले सीसीटीवी वीडियो में दिख रही लोकेशन और अबू बकर मस्जिद के बाहर की लोकेशन को मैच किया और पाया कि यह वीडियो वहीं का है।
दिल्ली का ये जाकिर नगर का ये जो पूरा एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इससे ये कंफर्म हो गया जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है कि वो इसी जगह का वीडियो है। यही वो दरवाजा है जहां से मौलाना साद निकलते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी चप्पल पहनी, एक छोटे से बच्चे के साथ वो निकले थे। उनके पीछे पीछे अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है। किसी से भी मौलाना साद ने बातचीत नहीं की। यहाँ पर 2-4 लोग खड़े थे, भीड़ थी। मौलाना साद ने यहाँ पर अपनी चप्पलें पहनी और उसके बाद वो यहाँ से आते हुए ये जो रोड है उन्होंने ये क्रॉस किया। लगभग 2 मिनट का जो वो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने ये रोड क्रॉस किया और यहाँ से रोड पार करते हुए वो इस पार आए। उनके पीछे पीछे वो छोटा बच्चा भी मौजूद था। वो बच्चा कौन था, क्या उनका वो रिश्तेदार था, घर वाला था या कोई अगल बगल का शख्स था, ये फिलहाल अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लोकेशन मैच होने के बाद ज्योति को वो सीसीटीवी कैमरा में दिखा जिससे मौलाना साद का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ज्योति की पड़ताल का अगला पड़ाव यहां मौजूद लोगों से ये पता करना था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने आया मौलाना साद को किसने किसने देखा है। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने मस्जिद में मौलाना की मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना साहब के ऊपर जो कह रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरीके से सही बात नहीं है। कोई और हो सकता है, लेकिन झूठी इल्जाम लगाने के लिए, फंसाने के लिए जो है उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं लोग, लेकिन हम यहाँ पे खुद रहते हैं। कुछ नहीं, बस ये पता करना था कि वो मौलाना साद हैं या नहीं, क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट मांगी गई है जो उन्होंने अब तक सौंपी नहीं है। नहीं, वो आपको लग रहा है वो कोई और शख्स थे? कोई और शख्स होंगे बिल्कुल। लोग भले मना कर रहे हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से इंडिया टीवी को पक्की जानकारी है कि मौलाना साद यही है, दिल्ली के जाकिर नगर में, इसी इलाके में है। यह बात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी पता है कि मौलाना साद जाकिर नगर में ही है। जाकिर नगर में मौलाना साद की बहन का घर है, उसका भांजा भी उसी घर में रहता है। घर बड़ा है। मौलाना साद के कई करीबी मौलाना के यहां आते जाते भी रहते हैं। लेकिन पुलिस की मुश्किल यह है कि मौलाना साद ने अभी तक अपने सरकारी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को नहीं भेजी है। क्राइम ब्रांच ने अभी तक मौलाना को 5 नोटिस भेजे हैं। मौलाना से उसके सरकारी अस्पताल में कराए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन मौलाना ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को नहीं भेजी है। पुलिस के सामने परेशानी यह है कि तहकीकात के लिए मरकज गए 7 से 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी वजह से क्राइम ब्रांच पहले से यह तस्दीक कर लेना चाहती है कि कहीं मौलाना साद भी तो कोरोना से संक्रमित नहीं है। मौलाना साद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ शिकंजा कसता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मरकज को नोटिस भेजा और केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी केस दर्ज कर चुका है। इनकम टैक्स विभाग भी मौलाना साद और मरकज के खातों की जांच कर रहा है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 5 करीबियों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। ये नंबर में सिर्फ 5 हैं, लेकिन ये 5 मौलाना साद के सबसे बड़े राजदार हैं। इनके नाम हैं मुफ्ती शहजाद, जिशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान, यूनुस। पासपोर्ट जब्त करने का मतलब है जब तक जांच चल रही है इनमें से कोई भी देश छोड़कर नहीं जा सकता। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मरकज से जुड़े हर फैसले में मौलाना साद इनको शामिल करता था। तबलीगी जमात से जुड़ी एफआईआर में भी इन सभी के नाम दर्ज हैं। मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज से जुड़े कुल 32 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। फ्रीज हुए खातों में मरकज का मेन अकाउंट भी शामिल है। मरकज का मुख्य खाता बैंक ऑफ इंडिया की लाल कुआं ब्रांच में है, जो पुरानी दिल्ली में है। इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरकज में कई देशों से विदेशी फंडिंग हुई है, जिसकी जांच चल रही है। हाल ही में क्राइम ब्रांच की टीम ने जाकिर नगर इलाके में भी छापा मारा था। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की थी। पुलिस को पक्की खबर है कि मरकज के मुखिया मौलाना साद कांदलवी पिछले 75 दिनों से यानी 29 मार्च से जाकिर नगर में ही रह रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 29 और 30 मार्च को कोरोना के सैकड़ों पॉजिटिव केस एक साथ निकले थे। मौलाना साद और मरकज के खिलाफ पिछले 75 दिनों से जांच चल रही है। यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापे मारे जा चुके हैं। जाकिर नगर में भी क्राइम ब्रांच रेड मार चुकी है। अब उसी इलाके में मस्जिद से मौलाना का ये वीडियो भी सामने आ चुका है। यानी मौलाना की गिरफ्तारी अब दूर नहीं है। मौलाना और पुलिस की हथकड़ी के बीच अब बस मौलाना के कोरोना रिपोर्ट का अड़ंगा बचा है। दिल्ली पुलिस सावधानी से चल रही है, एक एक सबूत जुटा रही है और साथ ही उसे कोरोना क्राइसिस खत्म होने का भी इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुजरात और